हाय गाइस, मैं आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग हमारे टर्म टू का ग्रामर पार्ट, उसी के साथ साथ पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कौन सा पार्ट पहले करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर ग्रामर का हर एक पार्ट है, चाहे वो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट हो, लेटर राइटिंग का सब्जेक्ट कैसे लिखना है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स होते हैं, वो सब कुछ यार, सब कुछ। ठीक है, उसी के साथ साथ वो जो पेपर आएगा बोर्ड का, उसको कैसे सॉल्व करना है, पहले कौन सा सेक्शन लेना है, एकदम एनालिस्टिक व्यू के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेटर राइटिंग को देख लेते हैं। इस बार सिलेबस में सिर्फ दो ही टाइप के लेटर हैं, वो है लेटर ऑफ ऑर्डर एंड लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, कोई भी आपको अच्छा लगे तो कर सकते हो। वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों का जो फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मल फॉर्मेट है, जो बहुत ज़्यादा ईजी एंड छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, इसमें लैंग्वेज होनी चाहिए फॉर्मल और एसरेटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब हाय हाउ आर यू, ये सब कुछ नहीं लिखना है। तो हेड्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ये तीन ही मेन हेड्स हैं, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर और एक एडिटर शायद हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट मतलब ऐसा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए एंड उसके अंदर पूरे मतलब जो मेन टॉपिक है ना वो आ जाना चाहिए। ऐसा मत लिख देना कि जो क्वेश्चन के अंदर लाइन लिखी हुई है वो कि वो उसके अंदर डाल दी, नहीं, उसको अपने हिसाब से फॉर्म करो एंड छोटा बनाने की कोशिश करो। उसके बाद क्लोजिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग थैंक्स, योर सिंसियरली, ट्रूली और नेम लिख देना है, योर्स ओबीडेंटली मत लिखना। ओके, हाँ, प्रिंसिपल से लेटर है तो वो अलग बात है। अब एक बार और आ जाते हैं इसके ऊपर वाले फॉर्मेट के ऊपर। तो इसका एक सीधा सादा फुल फॉर्म है जो कि है ओडेरा एसडीएम। ठीक है, ओडेरा एसडीएम यहाँ नहीं डाला मैंने, पर मैं डाल दूंगा बाद में, शायद मैं एडिट करते टाइम डाल दूँ। तो देखो, ओडेरा एसडीएम, सबसे पहले तो फॉर्मेट देख लेते हैं। इसमें आता है सबसे पहले आवर एड्रेस, जहाँ मैंने लाइन छोड़ रखी है वहाँ पे आपको भी एक लाइन लीव कर देनी है। सबसे पहले आवर एड्रेस 2 लाइन का होना चाहिए। सबसे पहले माइनर एड्रेस, फिर बड़ा वाला एड्रेस यानी कि स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद डेट, डेट में जो मंथ है उसको पूरा लिखना, फेब FEB करके मत ला जाना, पूरा फेबररी लिखना, मार्च में पूरा लिख देना। एंड फिर अप्रैल। ठीक है, जो भी अगर उसमें दे रखा है तो वो डेट डाल देना, नहीं दे रखा है तो जो भी अभी करंट डेट है वो डाल देना। फिर मैनेजर, डायरेक्टर, एडिटर जो भी उसके अंदर है वो लिख दो। फिर रिसीवर्स एड्रेस, ये भी 2 से 3 लाइन का हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट 1 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है डियर सर या मैडम, ध्यान से लिखना, सर की जगह मैडम मत लिख देना। अब इसके अंदर आता है कंटेंट 1। कंटेंट 1 के अंदर आपको आपकी परेशानी बतानी या फिर आपको क्या चाहिए वो बताना है। कंटेंट 2 के अंदर आपको आपका भरोसा बताना कि हाँ, हमें आपके ऊपर भरोसा है एंड आप हमारा ये काम कर दोगे। उसके बाद एंडिंग जो मैंने पहले बताई थी वो डाल देना। अब ओ डेरा एसडीएम क्या है, ओ डेरा की फर्स्ट फर्स्ट 2 वर्ड क्या है, ओ ए। फिर आता है ओ ए का मतलब है आवर एड्रेस, डी का मतलब है डेट, फिर ई का मतलब है एडिटर, डायरेक्टर एंड मैनेजर, वो उसमें ई में आ गया। ठीक है, एडिटर से समझ जाओगे। फिर उसके बाद आर ए का मतलब है रिसीवर्स एड्रेस, एस का मतलब है सब्जेक्ट एंड डी एम का मतलब है डियर मैडम एंड सर। मैं तो देखो इसी से याद करता हूँ एंड हमेशा ये काम आता है। ठीक है, एंड फॉर्मेट तो वैसे भी फॉर्मल ही है तो यही काम आएगा। तो बस राइटिंग का लेटर का हो गया। लेटर के बाद आ सकते हैं, लेटर में 2 ऑप्शन है। अगर हम लोग सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग चलें तो पहला ऑप्शन आ सकता है पैराग्राफ का एंड दूसरा आएगा लेटर का। अगर पैराग्राफ लिखने पे आ रहा है तो उसको साइड में रहने देना, लेटर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि लेटर छोटा होता है एंड उसमें ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि लेटर के फॉर्मेट से आपको 2 मार्क्स तक के मिल जाएंगे। ठीक है, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मार्किंग स्कीम में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि किस पॉइंट को लिखने से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे एंड किस चीज़ का कितना मार्क्स मिल रहा है। तो प्लीज़ देखो, वो चीज़ कोई भी नहीं समझा सकता पूरा का पूरा, तो वहाँ जाओ, मार्किंग स्कीम में जाओ, वहाँ देखो कि किस चीज़ का कितना मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे ग्रामर पोर्शन के ऊपर। ग्रामर पोर्शन सैम्पल क्वेश्चन पेपर में कैसा है या फिर वो प्रीवियस बोर्ड से कैसा पूछता आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा कि जैसे प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, या फिर पर्टिकुलर प्रेजेंट टेंस के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उसके अंदर एडिटिंग ओमिशन आ सकता है, मॉडल्स टेंसेस, सब्जेक्ट वर्क कॉन्करेंट, ठीक है, अरेंजमेंट एंड सब कुछ का मिक्सचर करके एक पकी पकाई खिचड़ी आपके सामने दे देंगे एंड उसमें से कुछ वर्ड्स को निकाल लेंगे। ये मत समझना कि एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी का आपको दे देंगे, नहीं, ये सब मिक्स करके देंगे। पहले चलते हैं हम लोग टेंसेस के ऊपर। हाँ, जानता हूँ अगर ऐसा कहीं टेबल देख रखा है तो बताना ज़रूर, पर मैंने इसको इजी वे में करने का ट्राई किया है। तो देखो, टेंस के 3 टाइप हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके भी जो मतलब हर एक टाइप के कुछ सब पार्ट्स हैं। सबसे पहला सब पार्ट होता है सिंपल फॉर्म, फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट प्रोसेसिव फॉर्म। अब ये जो है ना, देखो नीचे वाला तो ठीक है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस, फर्स्ट फॉर्म किसका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस उसके साथ लग जाएगा तो फिर वो है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट।
अब इसके ऊपर जो मैंने लिख रखा है यानी कि हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ, अब ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। नीचे का याद नहीं भी करोगे ना तो अभी ऊपर से पता चल जाएगा। अगर किसी पैराग्राफ में किसी बंदे की हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ये देख लो कि हाँ यार फर्स्ट फॉर्म में ES लगाना है, बस हो गया काम। ठीक है, ये पूरी टेबल है, एक दो बार भी पढ़ लोगे एंड कुछ इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इसको सामने रखो, एक वर्कशीट उठाओ, अगर हो सकेगा तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगा, उसको लो, इसको सामने रखो एंड सॉल्व करते जाओ। आदत हो जाएगी एंड ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब शायद कुछ लोग भूल गए हों कि वर्ब क्या होता है, तो देख लो, वर्ब वही होता है बेंट। ठीक है, जैसे कि बिगेन, बिगन एंड बिगन, क्या पता क्या प्रोनाउंसिएशन है इनका, पर जो कुछ भी हो समझ में आ गया वही बड़ी बात है। ठीक है, समझ गए ना एक बार वर्ब क्या होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मॉडल्स के ऊपर। मॉडल्स में रूल्स होते हैं कुछ 5 ही रूल्स हैं, पर देख लेते हैं क्या है। सॉरी, मॉडल्स में नहीं है वो, हाँ वो है सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न में, या फिर सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। मॉडल्स मतलब कि क्या, मॉडल वर्ब शोज पॉसिबिलिटीज, इंटेंट, एबिलिटी और नेसेसिटी। मॉडल्स यानी कि सिर्फ मूड बताते हैं जो कि इमेजनरी मूड्स होते हैं। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कैन, मे, मस्ट, शॉल, विल, वुड। चलो बता देता हूँ, कैन और मे, इन दोनों का डिफरेंस ये, कैन आप तब यूज़ करते हो जब आप किसी को थोड़ी सी कम रिस्पेक्ट दे रहे हो। मे का यूज़ तब होता है जब आप सामने वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो। इसके ऊपर एक बहुत फेमस जोक भी है कि एक स्टूडेंट अपनी टीचर, मतलब एक बैंक बेंचर ऑब्वियसली, अपने टीचर को पूछता है कैन आई गो टू वॉशरूम, तो वो कहती है मे आए। मतलब उनके कहने का मतलब होता है कि मे आए बोलो, कैन आई नहीं चलेगा। पर वो बोलता है येस वाई नॉट, कम विथ मी। क्या क्या होते हैं। मैं सोच रहा था कि कभी अगर मेरी क्लास में ऐसा कोई बोलते, बेचारे के क्या हाल होंगे। छोड़ो उसको। तो मे का मतलब होता है कि सामने वाले को रिस्पेक्ट देना। मस्ट का मतलब होता है कि वो चीज़ भाई साहब कंपलसरी है। शॉल थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन है कि हो सकता है। शॉल एंड विल 100% होगा यार। O2 यानी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नीड उसकी ज़रूरत है। B2 हैव टू का मतलब एक ही है। वुड एंड शुड इनका मतलब एक ही है, बस वुड थोड़ी सी रेस्पेक्टफुल वर्ड है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न के ऊपर। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला तो क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न मीन्स दैट द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का जो अरेंजमेंट है ना वो करेक्ट होना चाहिए, तभी सेंटेंस करेक्ट माना जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं, देख लेते हैं वो। रूल नंबर 1, अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वाइस वर्सा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। जैसे हिज हेयर ग्रे, ही हेयर, क्या बोल रहा हूँ मैं, हिज हेयर डैश ग्रे, तो यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं। एक ही बाल की बात हो रही है, हेयर्स या फिर बाल का पूरे सारे बालों की बात नहीं हो रही है। तो अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। इसका रूल नंबर 2, अगर सेंटेंस में कंबाइंड वर्ड का यूज़ किया हुआ है जैसे कि है एंड, अगर एंड यूज़ हुआ है उसके अंदर तो जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। रूल नंबर 3, सिंगुलर वर्ब इज इक्वल्स टू नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। समझ में नहीं आया ना, इसीलिए एग्जांपल दे रखा है। राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश, तो यहाँ पे क्या है, देखो दो नाउन है, उनके बीच में एंड है, तो यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब भी आएगा जो कि है इज़। अब वर्ब की टाइप क्या होती है, अब वर्ब की जो टाइप है ना वो डिपेंड करती है ओरिजिनल सब्जेक्ट के ऊपर, ना कि नियरेस्ट सब्जेक्ट। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे 2 चीज़ें हों, 3 चीज़ें भी हो सकती है, तो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जो उसका मेन जो सब्जेक्ट है ना वही। 5वां रूल, इफ़ वी कंबाइन 2 सब्जेक्ट्स और नेम बाय यूजिंग एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद और इन एडिशन टू द वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो कुछ भी हो यार, जो मेन सब्जेक्ट है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आ जाता है डेटरमाइनर्स ए एन एंड द। ठीक है, यही डेटरमाइनर्स होते हैं। अब देखो इनके रूल्स मतलब इतने हैं ना कि बहुत ज़्यादा, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा इनके रूल्स हैं। और सबसे बढ़िया जो ये टिप है वो ये है कि देख लो, कितना भी कुछ भी ग्रामर में कर लो, लास्ट में जाके ना, एग्ज़ाम में लास्ट में जाके तुक्का ही लगाना है। ठीक है, लास्ट में जाके वहाँ पे तुक्का ही लगाना है, सच में, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे जाके तुक्का ही लगता है। मैं बहुत बार पढ़ के गया हूँ, पर तुक्का जो है ना हमेशा काम आता है। सोच समझ के थोड़ा बहुत अपना सेल्फ नॉलेज लगा के तुक्का लगाओगे तो वो हमेशा सही जाता है। ज़्यादा दिमाग मत लगाना ग्रामर में कभी भी, जितना ज़्यादा ग्रामर में दिमाग लगाओगे उतना ज़्यादा वो उड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अब आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि आपको किसी फर्स्ट पर्सन ने कहा, आप सेकंड पर्सन को कह रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यूज़ द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का जो फॉर्म है वो हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। टेल हमेशा टोल्ड रहेगा, अगर उसने कहा है तो देखो ऐसा आएगा, ही टेल रमेश, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर आएगा ही टोल्ड रमेश। तो वैसे ही से का सोल्ड नहीं, से का सेड होगा। 1% टू अनदर रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके बाद आता है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ये देखो, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट यानी कि या तो आप किसी को कमांड कर रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे एंड ये आ सकते हैं, एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है।
उसके बाद एडिटिंग ओमिशन या फिर एडिटिंग भी कह सकते हो। एडिटिंग की सबसे बढ़िया टिप है छोटे छोटे वर्ड्स को देखो, जैसे कि शुड, ऑल, इज, आर, सम, वी एक्सेट्रा। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, उसमें ये हमेशा ज़्यादातर करके गड़बड़ कर देते हैं, और कुछ नहीं भी समझ में आ रहा ना तो इन्हें रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब उसके बाद है टर्म 2 की मार्किंग स्कीम, उसको प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। ठीक है, हर एक पॉइंट, हर एक आंसर भले मत करो, पर उसमें देखना कि किस चीज़ के आपको मार्क्स मिल रहे हैं। सो वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद हम लोग फिर से मैथ्स पे आएंगे। तो हाल फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भाई मैंने वीडियो पूरा देखा। सो लेट्स एंड हाँ यार, प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करते नहीं हो बहुत बुरा लगता है।